विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? क्या होता है विद्युत वाहक बल और क्या होता है विभवांतर? इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है हमें देखना है। तो जब हम अगर किसी सेल को देखते हैं और अगर सेल खुले परिपथ में है, मतलब उससे धारा नहीं ली जा रही, देखिए यहाँ पर अब इस समय इस सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तो ये मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि हम इस सेल को भी जस्ट बाज़ार से लेकर ही आए हैं और इस पर लिखा है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट। तो इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और इस समय इस पर इससे कोई धारा नहीं ली जा रही क्योंकि हमने इसको सर्किट से नहीं जोड़ा है। तो ऐसे में सेल के जो दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा प्लस और ये माइनस, दोनों सिरों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है, मतलब दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर है ना, जब सेल खुले परिपथ में मतलब उससे कोई धारा नहीं ली जा रही है, तो सेल के दोनों सिरों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है उसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है, जब आप सेल को सर्किट से नहीं जोड़ रहे हैं, सेल खुले परिपथ में है, तो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, मतलब इस सिरे और इस सिरे के बीच का जो विभवांतर है, उस अधिकतम विभवांतर को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। और अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अब जो है ये यहाँ ये एक परिपथ के अंदर आपने जो है ये एक कोई प्रतिरोध लगा रखा है और ये प्रतिरोध का एक सिरा और ये दूसरा सिरा और इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभव का अंतर आ रहा है जिसे हम कहेंगे विभवांतर। तो ऐसे हालात में हम कहेंगे कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर थोड़ा विभव ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पर विभव कम होगा। तो ये विद्युत परिपथ के दो पॉइंट हो गए ए और बी, और इनके बीच जो विभव का अंतर होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। तो हमें समझ में आ गया कि ये सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है जब सेल खुले परिपथ में है ना, ओपन सर्किट है। लेकिन ये विद्युत परिपथ जब आपका हो जाता है, बन जाता है, तो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, मतलब बंद विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का ये अंतर बता रहा है, इसे हम कहेंगे विभवांतर। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर थोड़ा कम होगा और ये निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि इसका मान क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, मतलब विद्युत वाहक बल का मान जो है वो विभवांतर से सदैव क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ इसका विपरीत लिख दीजिए कि विभवांतर का जो मान होगा वो विद्युत वाहक बल के मान से सदैव कम होगा। तो डेफिनेटली ये विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा और विभवांतर क्या होगा, कम होगा। तो हमें ऐसा लिख देना चाहिए कि इसका मान विभवांतर से अधिक होता है और यहाँ लिख देंगे इसका मान विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है उसे आप यहाँ देखिएगा इस चित्र के अंदर कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसको पूरे सर्किट को एक बार देख लीजिए। अब मैं इसको यहाँ से कुछ करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से परिपथ को भंग कर दिया, तो परिपथ को भंग करते ही देखिए ये यहाँ से ये भी चला गया, मतलब मैंने जैसे ही इसको यहाँ से भंग किया ये गायब हो गया। मतलब क्या हुआ कि विद्युत परिपथ जैसे ही मैंने भंग किया, तो विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में यहाँ देखिए आप कि विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में इस तरीके से ये इसका अस्तित्व, मतलब ये सब भी हटा देंगे तब भी ये ऐसा तो रहेगा ही ना। मतलब विद्युत परिपथ भंग होने के बाद भी क्या होगा कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहेगा। देखिए विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तो तब भी है, ये देखिए ये यहाँ देखिए ऊपर, तो इसका अस्तित्व तो बना रहेगा। परंतु आपने अभी देखा कि विद्युत परिपथ भंग हो गया तो ये यहाँ से गायब हो गया। मतलब विद्युत परिपथ भंग होने के बाद ये विभवांतर का अस्तित्व क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। देखिए आप, ये विद्युत परिपथ भंग हुआ और ये विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में इसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। विभवांतर का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर में तीन महत्वपूर्ण अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम एक ट्रिक की मदद से समझेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल का जो प्रतिरोध है वो कहीं ना कहीं सेल के आंतरिक भागों से निकला हुआ प्रतिरोध है, इसलिए हम इसको आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। अब देखिए सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं और इलेक्ट्रोड होते हैं। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत अपघट्य जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का विद्युत अपघट्य जो है स्वयं धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो बाहरी प्रतिरोध होता है।
यहाँ क्या बात हो रही है, आंतरिक प्रतिरोध की। और आंतरिक प्रतिरोध हमारा किससे निर्धारित हो रहा है, सेल का विद्युत अपघट्य जो है स्वयं धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का, वो मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है और ये 4 बातें आपको ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या है, ds/kT या यूं कहें ds/kT। डी से हम लेंगे पहला पॉइंट हमारा, तो डी से हमारा पहला पॉइंट बनेगा डिस्टेंस या दूरी। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, डी से आप दूरी बोल लीजिए सीधे हिंदी में, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब देखिए डी और एस ये 2 बढ़ेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए मैंने ds ऐसे लिखा और फिर आब्लिक करके kT लिखा है। तो ये 2 बढ़ेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा और ये 2 बढ़ेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। बीच में मैंने आब्लिक लगा दिया ट्रिक में। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने चैनल पर आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन पहले कर लिया है, इसलिए मैं केवल यहाँ ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। दूसरा है एस मतलब सांद्रता, सरल हिंदी में है ना। एस का मतलब हम ले रहे हैं यहाँ पे ट्रिक में सांद्रता, मतलब विद्युत अपघट्य की अगर सांद्रता बढ़ी तो भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देखिए डी दूरी बढ़ी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया। एस सांद्रता बढ़ी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया। तीसरा है के से हम बना रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है कि विद्युत अपघट्य में जो इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल है, वो डूबे भाग का क्षेत्रफल बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आब्लिक के बाद में मैंने इसको लिया है याद रखने की ट्रिक में, के क्षेत्रफल। तो ये विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का जो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। और चौथी बात है ताप, टेम्परेचर। तो ताप बढ़ाने पर भी क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने यहाँ आब्लिक के बाद में लिखा है। तो ये 4 बातें ट्रिक की आप दिमाग में रखिएगा। डी से बनाइएगा दूरी, एस से बनाइएगा सांद्रता, दूरी और सांद्रता बढ़ी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। के से बनाइएगा क्षेत्रफल और टी से बनाइएगा ताप, क्षेत्रफल और ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। धन्यवाद। 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे विद्युत वाहक बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स बोलते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस में संबंध। विद्युत वाहक बल सेल का होता है और उस विद्युत वाहक बल के साथ उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या संबंध है, आंतरिक प्रतिरोध का क्या संबंध है विभवांतर के साथ। तो यहाँ देखिए आप, ये हमने एक सेल लिया है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r आप यहाँ देख रहे होंगे। एक्चुअली ये जो आप डैश 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 वाला जो ये पूरा चौकोर बॉक्स देख रहे हैं, इसको हम रियल सेल बोल रहे हैं। रियल सेल से मतलब ये है कि सेल का इसमें विद्युत वाहक बल भी दिखाई दे रहा होगा E और आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाई दे रहा होगा स्मॉल r। एक्चुअली ये जो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी के का जो ये समझिए कि ये सेल का जो है इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध है, मतलब इसके कंडक्टिंग मटेरियल का ये एक प्रतिरोध है और इसलिए इसे हम कम नहीं कर सकते, या यूं कहें कि ये बैटरी का या सेल का अनरिमूवेबल फीचर होता है, तो फिर इसको आप हटा नहीं सकते। तो ये हमने यहाँ पर एक रियल सेल या यूं कहें कि एक रियल बैटरी को हमने प्रदर्शित कर दिया है और इसमें इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि माना एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा गया है और ये परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, ये I धारा परिपथ में बह रही है। तो अब यहाँ से हम बात करें कि सेल इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ, तो कुल प्रतिरोध में आप कह सकते हैं कि स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, तो टोटल प्रतिरोध आपका बन रहा है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और इस दृष्टि से अगर आप परिपथ में बहने वाली धारा को निकालना चाहें विद्युत वाहक बलों के पदों में, तो विद्युत वाहक बल के पद में अगर आप निकालना चाहें, मतलब E की टर्म्स में निकालना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध का अनुपात। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि I इज इक्वल टू ये E/R प्लस R कहाँ से आया, मतलब विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध का अनुपात कैसे आ रहा है परिपथ में बहने वाली धारा के बराबर, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ वापस लेकर चलता हूँ कि अगर आप इसमें
लूप नियम लगा देते हैं, किसमें, इस परिपथ के अंदर किरचॉफ के बंद जाल का नियम लगाते हैं। तो आप अगर क्लॉकवाइज चलते हैं ए से, और ए से ऐसे चलते हुए वापस जब आप ए पर आते हैं तो आपको ये कहाँ से आया, परिपथ में बहने वाली धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, इसका पता चल जाएगा। देखिए कैसे चलेगा कि अब विभव में परिवर्तन को हम कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ ए से चलना चाहिए। तो अगर ए पर विभव को हम शून्य मानते हैं, जैसा कि हम मान लेते हैं कि ए पर विभव शून्य है, तो फिर ये विभव देखिए, अब ये ए पर अगर विभव आप शून्य मानते हैं तो ये यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये ई से बढ़ेगा, इस तरह से विभव ई से बढ़ने के बाद में क्या होगा, ये आई आर से घटेगा, है ना, स्मॉल आई स्मॉल आर से, इस तरह से घटेगा ये विभव। तो ये स्मॉल आई स्मॉल आर से घटेगा, और जब आप यहां आएंगे तो आप देखेंगे कि स्मॉल आई कैपिटल आर से फिर घटेगा ये। तो इस तरह से ये जब वापस आप ए पर आएंगे तब तक ये हो जाएगा कैपिटल ई माइनस स्मॉल आई स्मॉल आर माइनस स्मॉल आई कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किरचॉफ के बंद जाल के नियम या लूप नियम से अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम पाते हैं कि अगर आप यहाँ पर वी ए को 0 ले लें, पोटेंशियल एट ए, मतलब वी ए पर विभव वी ए को अगर हम शून्य ले लें तो विभव ये यहाँ ई से बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा, और फिर ये आई आर से घटेगा, डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ये फिर यहाँ स्मॉल आई कैपिटल आर से फिर ड्रॉप होगा। तो इस तरह से ये लूप नियम से हो जाएगा ई माइनस आई कैपिटल आर बराबर 0। और अगर ये दोनों माइनस वाले आप इधर ले लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और आई कॉमन ले लेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आप यहां से आई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ई अपान आर प्लस आर। देखिए आई की वैल्यू होगी कैपिटल ई अपान आर प्लस आर, ये देखिए। और यहां देखिए अब ये धारा आई, ये विद्युत वाहक बल ई, और ये कुल प्रतिरोध जिसको हम आर प्लस आर कह रहे हैं। तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको विभवांतर की टर्म्स में ले जाना चाहें कि ये तो विद्युत वाहक बल की टर्म्स में कुल धारा को लिखा आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, अब हम विभवांतर के लिए लेना चाहते हैं तो यहां देखिए कि ये सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है, अगर आप इसको देखें सेल की टर्मिनल वोल्टता है टर्मिनल विभवांतर को, तो आप क्या देख रहे हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको V मान लेते हैं आप, है ना, यहां देखिए ए और बी के बीच में आप विभवांतर को चलिए V मान लीजिए, तो यही आर के सिरों पर भी विभवांतर होगा, इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर होगा, और इस विभवांतर का मान कितना होगा। तो अगर इस V का मान अगर आप देखना चाहें कि V का मान कितना हुआ, तो V का मान तो डेफिनेटली क्या होगा, E माइनस आई स्मॉल आर होगा, मतलब आई स्मॉल आर होगा, है ना, E में से ये आई आर माइनस होगा, तब ये यहां जाकर आपका V निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेल का टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। अगर आप इसको एक रियल सेल मानते हैं तो इसके सिरों पर जो ये विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर बनेगा, और ये बनेगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर आप ये E माइनस आई आर के प्लेस पर यहाँ V लिख देते हैं तो देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, इस लूप रूल में देखिए अब E माइनस आई स्मॉल आर के प्लेस पर आप V लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा V माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, या V इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैपिटल आर, और यहां से अगर आप I निकालते हैं तो ये हो जाएगा V अपान आर, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान आर। देखिए आप ध्यान से फिर से कि ये E माइनस आई आर के प्लेस पर आप कैपिटल V लिख दीजिए, तो V माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, और ये V इज इक्वल टू आई कैपिटल आर हो जाएगा, और I की वैल्यू हो जाएगी V अपान आर। इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक विद्युत वाहक बल के टर्म्स में और एक विभवांतर के टर्म्स में। जब आप विद्युत वाहक बल के टर्म्स में निकालें तो कुल प्रतिरोध को गणना में लीजिएगा आर प्लस स्मॉल आर, और अगर आप विभवांतर के टर्म्स में निकालें तो केवल बाह्य प्रतिरोध को लिखिएगा कैपिटल आर। तो आई के दो मान होंगे, एक ई के साथ और एक वी के साथ। ई के साथ होगा तो आर प्लस आर लिखिएगा कुल प्रतिरोध को, और आई इज इक्वल टू अगर वी के साथ हो तो केवल आर लिखिएगा। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गई हमारी। तो अब क्या हो रहा है, देखिए 1 और 2 से अगर आप इसकी तुलना कर लेते हैं तो क्या होगा। तो जब आप तुलना करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है, V अपान कैपिटल आर इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। देखिए दोनों को आपने तुलना कर ली तो दोनों की वैल्यूज को यहां आपने बराबर बता दिया। अब यहां के बाद में थोड़ा सा फिजिक्स का काम कम हो गया है, अब आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि यहां से आपको स्मॉल आर निकालना है तो देन आप आराम से निकाल पाएंगे। बस यही आपको कि मेनली इस क्वेश्चन के आंसर में या विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में आपको यही बात समझना है
कि जब भी आपको ये रिलेशन पूछा जाए तो आप धारा के दो मान निकालिएगा, एक मान विद्युत वाहक बल के साथ निकालिएगा, एक मान विभवांतर के साथ निकालिएगा। ठीक है, तो धारा के दोनों मान निकालकर उनकी तुलना कर दीजिएगा, अपने आप स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी और ये रिलेशन भी अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका भी यही है कि जब आपसे विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पूछे तो सिंपली आप बताइएगा कि धारा के दो मान लेकर चलना है। एक विद्युत वाहक बल के लिए तो फिर हमको प्रतिरोध में R प्लस आर लिखना है, क्योंकि जब आप सेल के विद्युत वाहक बल को गणना में ले रहे हैं तो उसके प्रतिरोध को भी गणना में लेना पड़ेगा, तो R प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। लेकिन जब आप विभवांतर की बात करते हैं धारा के लिए तो I इज इक्वल टू V अपान कैपिटल R हो जाएगा। दोनों को आप तुलना कर लीजिए। अब यहां से अगर आपको स्मॉल आर निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए ये देखिए V कैपिटल R, ये देखिए V कैपिटल R लिख दिया मैंने, प्लस V स्मॉल आर, ये V स्मॉल आर इज इक्वल टू E कैपिटल R। देखिए आप लक्ष्य स्मॉल आर निकालना है, इसलिए स्मॉल आर वाली वैल्यू को यहां रोकना है। यहां अगर आपका लक्ष्य स्मॉल आर निकालना था तब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही था। अब V स्मॉल आर को आप रोक लीजिए तो ये V कैपिटल R वाला हिस्सा भी इधर चला जाएगा, क्योंकि हमको स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है तो जिस वैल्यू के साथ स्मॉल आर है वही हमें इधर रोकना है। तो ये हो गया ई आर माइनस वी आर। देखिए कैपिटल आर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस वी। ठीक है ना। अब यहां आपको स्मॉल आर निकालना है तो देखिए ये v इसमें एक्स्ट्रा है तो v का दोनों पक्षों में भाग लगा दीजिए। तो कैपिटल V का जब आप दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे तो देखिए भाग लगाने पर क्या बनेगा, ये बन रहा है देखिए वी आर अपान वी हुआ तो v से v कैंसिल हो गया तो ये स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये v का भाग लगाएंगे तो ये होगा e अपान वी माइनस वी अपान वी। ठीक है ना। v का जब आप भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, e अपान वी माइनस वी अपान वी, v से v कैंसिल हो जाएगा तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर e अपान वी माइनस 1। ये देखिए स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है और E कैपिटल E विद्युत वाहक बल है और कैपिटल V आपका विभवांतर है। ये इनमें रिलेशन हुआ और ये रिलेशन आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। थैंक यू। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्लास 12th फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। आइए उसको देखते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर एक सेल लिया, ये एक सेल का आपका धन सिरा, ये फिर ऋण सिरा, फिर ये उसका आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए आप छोटा सा रेजिस्टेंस बता दीजिएगा। अगर आप यहाँ नहीं भी बताते और केवल सेलों को जोड़ते जाते हैं वो भी मान्य है। ये देखिए ये उसका आंतरिक प्रतिरोध दूसरे सेल का, फिर यहाँ आपने तीसरा सेल ले लिया प्लस माइनस, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध और इसको फिर एक बाह्य प्रतिरोध के साथ आप इस तरीके से एक एनवा सेल भी डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से डैश 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 कर लीजिए और एक एनवा सेल लीजिए प्लस और माइनस और उसका आंतरिक प्रतिरोध लीजिए और फिर उसको एक बाह्य प्रतिरोध के साथ में इस तरीके से जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप कुंजी रख लीजिएगा एक के और यहाँ आपका ये बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर। इस तरीके से आप ये परिपथ जब तैयार कर लेंगे तो हर सेल का विद्युत वाहक बल E लिखिएगा और आंतरिक प्रतिरोध R। ये प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। और इन सेलों से इनके संयोजन से जो बहने वाली धारा है उसको आप I लिख दीजिएगा, ये संयोजन से बहने वाली, और बाह्य प्रतिरोध आपका हो गया कैपिटल R। तो ये आपका परिपथ बन जाएगा। इसमें आपने क्या किया कि इस तरीके से आपने n सेल लिए। ये जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके, ये n सेल हैं आपके, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो आपने सेल लिए इनकी संख्या कितनी है, n है। तो हम कह रहे हैं कि हमने देखिए आप इसके अगर थ्योरी लिखना चाहें तो बहुत आसान है कि माना n सेल श्रेणी क्रम में परिपथ अनुसार जोड़े गए। परिपथ अनुसार मतलब क्या हुआ है, देखिए परिपथ अनुसार का क्या मतलब है वो भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे स्पष्ट करेंगे, देखिए आप परिपथ अनुसार कैसे जोड़े कि पहले सेल का ऋण ध्रुव है ना, पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के, देखिए पहले सेल का ऋण दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जा रहा है, दूसरे सेल के धन ध्रुव से, तथा दूसरे सेल का
देखिए पहले का ऋण दूसरे के धन से, अब दूसरे का ऋण तीसरे के धन से। तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है। ना, इस प्रकार कितने सेल जोड़े हैं? इस प्रकार n सेल जोड़े गए हैं, है ना, n सेल जोड़े हैं। अब इन सेलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि जो प्रत्येक सेल आपने लिया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है। हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है प्रत्येक सेल का? R। आंतरिक प्रतिरोध R है। वैसे ये थ्योरी आप स्टार्ट में भी लिख सकते थे कि माना हमारे पास में n सेल है और हर एक का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। उसके बाद भी आप बता सकते हैं इनको कैसे जोड़ा गया। बाह्य प्रतिरोध, देखिए सब बातें आपको लिखना चाहिए। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा परिपथ में बहने वाली धारा I है। अब आप कहेंगे कि इनको क्या हमको याद करना है, रटना है? तो यहां आपको जो जैसे जैसे परिपथ को आप देखते जाते हैं वैसे वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि n सेल को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, ऐसा लिख दीजिए। हर एक का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। और श्रेणी क्रम से अभिप्राय यह है, ऐसा करके बाद में भी लिख सकते हैं कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन ध्रुव से। इस प्रकार n सेलों को एक के बाद एक हम इस तरह से परिपथ अनुसार जोड़ते जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी यहां से कंप्लीट हो जाती है। अब आप लिखेंगे कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी है। तो देखिए ओम के नियम से हम अगर देखें, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से देखिए आप परिपथ में बहने वाली धारा, आपको मालूम है I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है, ओम के नियम से I बराबर V बटे R होता है। तो यहां V की जगह यहां क्या है? कुल विद्युत वाहक बल E हो जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल E, 2 का 2E, 3 का 3E, n का n हो जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध में कौन कौन आ गया? कुल आंतरिक प्रतिरोध भी आ गया और कुल बाह्य प्रतिरोध भी आ गया। मतलब बाह्य प्रतिरोध कौन है? कैपिटल R। और आंतरिक प्रतिरोध, तो जब आपको मालूम है कि प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? सभी प्रतिरोधों का योग हो जाता है। तो R R R, अगर 3 होते तो 3R, n है तो nR होगा। तो ऐसे में यहां पर कुल प्रतिरोध से आशय यह है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध धन कुल बाह्य प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा Ne, और कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए मैंने यहाँ कुल विद्युत वाहक बल को Ne लिखा है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E, 2 का 2E, 3 का 3E, n का Ne। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, 2 का 2R, 3 का 3R, n का nR। तो यहाँ nR, क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? वो तुल्य प्रतिरोध क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। अब आप यहां से दो केसेस लेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखिए आप, अब मैं यहां से केस ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। केस फर्स्ट, अगर ये R जो है बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, मतलब R इज लेस देन nR, ठीक है? तो कुल आंतरिक प्रतिरोध nR है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल बाह्य प्रतिरोध है ना? आप चाहे तो यहां बता भी सकते हैं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध nR है ना, यहां लिख सकते हैं आप कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध है ना। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप परिपथ के बारे में लिखना चाहें तो इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। यहां R को आप जैसा भी लिखना चाहें, मैंने कहीं ऐसा कहीं वैसा लिख दिया हो तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है? तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया nR। अब हम कह रहे हैं कि ये बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या है? नगण्य है। तो नगण्य है, ऐसे में क्या करिए? हटा दीजिए, जो नगण्य है उसको हटाना है। अब हटाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप हटा दीजिए उसको R को, तो ये हो जाएगा Ne/nR। n से n कटेगा, ये हो गया E/R। मतलब ये हो गया एक सेल से बहने वाली धारा। मतलब आपको रिजल्ट में क्या मिला है? एक सेल से बहने वाली धारा मिली। इसका मतलब तो ये है। अब केस सेकंड लेते हैं। देखिए आप, केस सेकंड में क्या हो रहा है? अब देखिए, जिसको आप नगण्य माने याद रखिएगा,
उसको आपको छोड़ देना है। अब की बार देखिए, पहले आपने कैपिटल आर को स्मॉल एन आर से की तुलना में बहुत बहुत कम माना था, नगण्य माना था। अब उल्टा कर दीजिए, मतलब आप एन आर को लेस देन कर दीजिए कैपिटल आर से, मतलब आप कुल आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए। तो अब उसको छोड़ दीजिए। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए आई बराबर, तो ये हो जाएगा एन ई बटे, और जो आपको नगण्य माना है उसको छोड़िए, तो इसको आपने नगण्य मान लिया, एन आर को छोड़ दीजिए। अब ये हो रहा देखो एन गुणित ई अपान आर, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा। तो ये संयोजन आपको क्या हुआ, लाभप्रद हो गया। क्यों? क्योंकि एक सेल में बहने वाली धारा या एक सेल से बहने वाली धारा का आपको n गुना प्राप्त हो गया इसमें धारा का। तो कौन सा संयोजन लाभप्रद हुआ, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है। ये लाभप्रद स्थिति है। ये स्थिति कौन सी है, लाभप्रद स्थिति है। तो हम कहेंगे कि जब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में या कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, या परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध मतलब कौन, एनआर, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो संयोजन लाभप्रद है, तो संयोजन लाभप्रद है। यह संयोजन क्या हो गया, ये जो स्थिति है केस सेकंड, ये लाभप्रद वाली स्थिति आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर n गुना हो रहा है, n गुणित एक सेल से बहने वाली धारा, और यहां मिल रही केवल एक सेल से बहने वाली धारा। तो ये जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में इस तरीके से बनेगा कि सेलों का श्रेणी क्रम समूहन समझाइए और बताइए कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। तो आपको उस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका यह है, हर एक सेल को इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद में फिर हम आपको ये संयोजन बनाएंगे। दो केस आपको लेना है, जिसको आप नगण्य रखेंगे उसको आप हटाएंगे। थैंक यू। सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? सेलों के समांतर क्रम संयोजन में हम लोग सारे सेलों को इस तरीके से एक के नीचे एक रखेंगे, और सभी के धन सिरों को परिपथ के एक बिंदु ए से और सभी के ऋण सिरों को परिपथ के दूसरे बिंदु बी से जोड़ेंगे। तो ये एक सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, दूसरा विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, बीच में कई सारे सेल होंगे, आखिरी वाले का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर। मतलब हमने एन सेलों को इस प्रकार से जोड़ा है कि सभी के धन सिरे ए बिंदु से, ऋण सिरे बी बिंदु से, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। तो इस तरीके से हम एन सेलों को जब जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम सेलों का समांतर क्रम समूह है। और बाह्य प्रतिरोध को हमने लिया है कैपिटल आर। अब देखिए ये सभी सेलों के धन सिरों से इस तरीके से धारा प्रवाह का तीर लगाइएगा, नीचे लेते हुए आइएगा, तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, आपकी आई हो जाएगी। और इस तरीके से धारा का आप सिंबल दे दीजिएगा। ये बीच में जो आपने डैश लगाया है, ये बहुत सारे सेलों को बताने के लिए आपने बताया, यहां लिख दिया आपने एन सेल, और आर आपका क्या है, बाह्य प्रतिरोध। अब इस परिस्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, इसको देखते हैं। तो परिपथ में बहने वाली धारा जो होगी, देखिए वो कितनी होगी, परिपथ में बहने वाली धारा ओम का नियम भी अगर हम लगा दें यहां पे, तो यहां धारा का हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब है कुल आंतरिक प्रतिरोध और कुल बाह्य प्रतिरोध दोनों। तो परिपथ में बहने वाली धारा अगर आप आई लेते हैं, और अब यहां देखिए ये चूंकि सारे सेल किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो विद्युत वाहक बल ई ही रहेगा। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो एन ही रहता। श्रेणी क्रम में आपने एन ही लिखा था, लेकिन समांतर क्रम में आप इसको केवल क्या लिखेंगे, ई ही लिखेंगे। और कुल प्रतिरोध तो देखिए आर है, और इन सब का मिला जुला प्रतिरोध आप आर डैश मान लीजिए, तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश। और इसमें अब आर डैश की वैल्यू आपको रखना है, इसलिए आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आर क्या है आपका, बाह्य प्रतिरोध, और आर डैश आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब देखिए अब आप इसको आर डैश कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, ये या करके आप एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिएगा, आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस, और आर डैश की जगह आप लिख दीजिएगा आर बटे एन। मतलब आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया आर बटे एन। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाला आपने, देखिए इसको और आप इसको आप लिख भी सकते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर आप 3 नंबर के प्रश्न में करने जा रहे हैं तो फिर आपको इट इज आर डैश अपान आर डैश की जगह आर बटे एन ही लिखना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आर 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 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में।
इसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान रहे हैं आप, आर डैश। तो देखिए यहां पे ये सारे जो है ना आर आर आर, ये कितनी बार है, एन बार, और कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपने माना 1/r, आपने माना आर डैश। तो समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध ऐसे जुड़ते हैं 1/r डैश 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 डैश, कितनी बार, n बार। तो ये हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा n/r, और अगर इसको आप पलटेंगे तो r डैश का मान हो जाएगा r/n। तो यहां ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपने, या परिणामी आंतरिक प्रतिरोध जिसको आप कह रहे हैं, वो आपने निकाला r/n, मतलब ये यहां पर हो गया आपका r/n। ये r डैश की जगह r/n कहां से आया, तो ये यहां से आया। अगर आप इसको एग्जाम में लिखना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन मार्किंग के हिसाब से देखिएगा, पहले क्वेश्चन 5 नंबर में आता था तो इसको लिखते थे, अब ये 3 नंबर में आता है तो इट इज r डैश इज इक्वल टू r/n। मतलब बता देते हैं कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और कुल आंतरिक प्रतिरोध r/n होगा इस पूरे परिपथ का। तो इस तरीके से आप इसको शो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आपने लिखा है ना, अगर आप इसको एग्जाम का पार्ट नहीं भी बनाते हैं तो भी चलेगा, और अगर बनाते हैं तो भी चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए आप नीचे अगर एलसीएम ले रहे हैं, देखिए e अपान यहां हो गया n में आन का r का गुणा nr प्लस r। देखिए फिर से नीचे हुआ n, ये e तो ऐसा कैसा है ना, ये e ऐसा कैसा हो गया, ये वाला देखो आप। अब यहां देखिए नीचे n हुआ तो ये हो गया nr प्लस r, n ऊपर चला गया तो i का मान आ गया आपका ne अपान nr प्लस r, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, आप इसको 1 कह सकते हैं। ये आपका परिपथ में बहने वाली धारा का फार्मूला आ गया है, ne अपान nr प्लस r। अब इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है, इसको हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू कब अधिकतम और कब न्यूनतम होती है। तो देखिए यहां से 2 केस लगाएंगे और इस वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहां थ्योरी की जगह इसको लिख देता हूं, है ना, कि n सेल आपने समांतर क्रम में जोड़े, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R है, सभी सेलों के धन सिरों को A से और ऋण सिरों को B से जोड़ा गया है। तो मैं इसके प्लेस पर इसको अब इन केसेस को लिखता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। देखिएगा केस फर्स्ट हम लेंगे। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं कि ये जो आपका NR है ये लेस देन हो जाए R, ये आपका केस फर्स्ट हो जाए, और केस सेकंड हो जाए वो ये हो जाए कि R इज लेस देन हो जाए NR। मतलब एक बार ये इससे बहुत बहुत छोटा हो जाए और एक बार ये इससे बहुत बहुत छोटा हो जाए। अब याद रखना मैंने जो ट्रिक आपको बताई है कि जो छोटा हो जाता है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं उसको आप हटा दीजिएगा इस सूत्र में, मतलब समीकरण 1 में। तो फिर ऐसे में समीकरण 1 क्या बन जाएगी, देखिए आप, जो छोटा है उसको हटाना है, हटाइए छोटे को, तो जो जिसको छोटा किया उसको हटाइए, तो ये हो जाएगा ne अपान r। ठीक है, ये हो गया ne अपान, छोटा है उसको हटाएगा तो ne अपान स्मॉल r। ये देखिए इस nr को आपने हटा दिया है, ये छोटा था। अब यहां देखिए i इज इक्वल टू, ये छोटा है इसको हटा दिया तो ये हो गया ne अपान, ये देखिए नीचे nr, i इज इक्वल टू n से n कट गया e अपान r। अब ये तो आपकी एक सेल से धारा मिल रही है, ठीक है, एक सेल से धारा जितनी मिल रही है उतनी मिल पा रही है। यहां देखिए ये हो गया n गुणित एक सेल से धारा, तो ये संयोजन क्या हो गया, ये संयोजन हो गया आपका लाभप्रद संयोजन। ये संयोजन हो गया आपका, क्या स्थिति है, ये संयोजन हो गया आपका लाभप्रद, क्योंकि जो धारा आपको प्राप्त हो रही है वो एक सेल से बहने वाली धारा का कितने गुना है, n गुना है। तो सेलों के समांतर क्रम में हमें उस स्थिति में जोड़ना चाहिए जब जो बाह्य प्रतिरोध है वो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, मतलब जो NR है वो NR इज लेस देन R हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगा, तो हम कहेंगे संयोजन क्या है, लाभप्रद है। तो इस तरीके से आप इसको इस एग्जाम में इस आंसर को लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।